सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से फेसबुक लाइव सेशंस में आज मेरे साथ हैं हमारे अपने शहर जयपुर राजस्थान के एक्टर आशीष शर्मा। आशीष को हमने देखा है गुनाहों के देवता में, चंद्रगुप्त मौर्य में, पुनर्विवाह में, और उसके बाद जब आशीष की एक पहचान बनी वो सीरियल था रुद्र प्रताप सिंह रंग रसिया का। जी झलक दिखला जा में आपने इनको डांस करते हुए देखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, और सिया के राम में हमारे अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार को आशीष ने निभाया है। जी खेजड़ी एक फिल्म में एक बहुत ही उम्दा किरदार आशीष ने निभाया, इसकी चर्चा हम करेंगे। और वेब सीरीज में मोदी अ जर्नी ऑफ कॉमन मैन में हमने मोदी के रूप में आशीष को देखा है। जी तो बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारी बातें हैं आशीष के साथ करने के लिए। आशीष, मोस्ट वेलकम ऑन फेसबुक लाइव सेशन विद मी। आपका थैंक यू बहुत सो स्वागत है। मच अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि आपसे बात करें, क्योंकि आप बहुत एक तो आप इतने अच्छे से बात करती, ऊपर से आपके साथ में जो कविताओं की बातें होती हैं इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो हमेशा से तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बुलाया। और बताइए क्या पूछना थैंक चाहते हैं। यू आशीष। मैं सबसे पहले वो पूछूंगी कि जयपुर के बच्चे हो, जयपुर में पले जी बड़े हो, जी पापा आपके आरएएस ऑफिसर अश्विनी शर्मा जी हैं, तो एक आरएएस का बच्चा जैसा होता है कि पढ़ाई लिखाई में, और वही पेरेंट्स का भी यही ड्रीम होता है कि ब्यूरोक्रेसी में चला जाएगा, कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी। इन सब से जी अलग हटके ये जो आपने करियर चुना, इसका जी क्या कारण रहा? अ, हाँ, कारण मेरे ख्याल से पिताजी खुद ही हैं वो। क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी तो थे ही, बट वो साथ में कविताएं करते थे, कवि थे। तो अंदर से शायद मन से उनके अंदर वो जो भी कला का उनका जीन था वो शायद वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। और हाँ। बचपन से ही उनको भी पता था, मेरे पेरेंट्स को भी पता था और मुझे भी पता था कि कोई भी कन्वेंशनल जो हमारे यहाँ करियर ऑप्शंस होते हैं तो वो तो मैं नहीं चुनने वाला था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पढ़ाई में होते हैं अच्छे, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था पढ़ाई में। और बाकी सब चीज़ों में मेरा मन लगता था, खेल कूद में लगता था, स्पोर्ट्स में था मैं आगे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मन लगता था हमेशा से। तो उन्हें पता था कि ये कन्वेंशनल कोई भी करियर ऑप्शन तो नहीं चूज़ करेगा। और इसीलिए आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे दिमाग से। और इसीलिए उन्होंने कभी रोका भी नहीं, हमने नर्चर किया इस साइड को मेरे। आई थिंक सबसे ज़्यादा श्रेय तो माता पिता को ही जाता है, क्योंकि एक तो उन्होंने आज़ादी दी, और दूसरा ना सिर्फ आज़ादी बल्कि ये जो मेरा एक व्यक्तित्व का जो एक हिस्सा था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से नर्चर किया। उसको उसके लिए जो भी ज़रूरी थी, अब जैसे सपोजिटली भेजा था मुझे 10वीं में कोटा, वो जैसे आपने कहा तो पढ़ लिख के पीएमटी आईआईटी या डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाएगा। हम्म। पर वहाँ से वापस आया मैं। और वापस आके मैंने जो जो ऑप्शंस थे मेरे सब्जेक्ट्स के जो चुने, तो वो मेरे पिताजी ने चुन के दिए मुझे कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो फिर तुम्हें इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो उसमें साइकोलॉजी थी, इंग्लिश थी, इंफॉर्मेटिक्स था, उसमें फाइन आर्ट्स था, उसमें इकोनॉमिक्स था। सो सबका एक मिला जुला रूप, एक जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब माना जाता है, क्योंकि या तो आप साइंस लेते हो, या तो आप कॉमर्स लेते हो, या तो आप प्रॉपर्ली आर्ट्स ले लेते हो। तो ये नाम ये कुछ भी नहीं था, ये सबका मिक्सर था एक। तो आई थिंक उनको भी पता था कहीं ना कहीं, और उन्होंने ही नर्चर किया इस साइड को मेरे। सो या बहुत सारा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। स्कूल के दिनों में थिएटर किया, या स्कूल में जो बता रहे हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इंटरेस्टेड रहते थे, तो क्या एक्टिविटीज, गाना होता था, थिएटर होता था, डांस, हाँ, सिंगिंग? डांस होता था, नृत्य नाटिकाएं होती थी बहुत सारी, सेमी क्लासिकल बहुत सारे स्किट्स होते थे। तो उनको प्रिपेयर करने, मतलब उनको कंसेप्चुलाइज करने से लेकर उन्हें उनको परफॉर्म करना, तो वो सब बहुत करता था बचपन में स्कूल में। इनफैक्ट हमारे अपने वहाँ वो रामलीला बहुत होती है, और दशहरे का मेला बहुत लगता है। दशहरे के मेले पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें डांसिंग होती है, उसमें स्किट्स होती हैं। तो छोटे गली में मोहल्लों में सब जगह होते हैं, सब बच्चे जो करते हैं उसमें, सब बच्चों को इकट्ठा करके अपनी स्किट बना लेना, उसमें काम भी कर लेना, उसको डायरेक्ट भी कर लेना। सो वो सब बचपन से करता था। आई थिंक वही सब है जो भी काम आ रहा है।
बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस होता है जो हमें बाद में काम आता है। अच्छा, जो फर्स्ट मूव रहा आपका बॉम्बे की तरफ, टीवी जी इंडस्ट्री की तरफ, वो जी। कैसे एक स्टेप आउट जयपुर से कैसे बाहर गया कदम? अब बाहर तो जाना ही था, दिमाग में सोचा हुआ था, क्योंकि अगर आपको कला की फील्ड में आना है, किसी भी तरह से जुड़ना है इस फील्ड में, तो छोटे शहरों में या टीयर टू सिटीज़ में जैसे जयपुर है, वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं आपको, कि आप इसे या तो इसके बारे में सीख भी सकें, पढ़ भी सकें। तो सीखने और पढ़ने के लिए ही बाहर निकलना चाह रहा था मैं। तो आइडिया तो था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊँगा, इसीलिए जयपुर में छोटा-मोटा थिएटर कर रहा था वहाँ पर, और वो एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। बट जब तक वो कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन, सो दिल किया कि अब मुंबई का रुख करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर और समय अगर मैं इन्वेस्ट करता तो काफ़ी समय बीत जाता, बाद में तो मैं तो इधर ही आना था। तो तय किया कि सीखने के लिए फिर अनुपम खेर की जो एकेडमी है सर की, एक्टर प्रिपेयर्स, वो हम्म। ज्वाइन करूँगा, और क्योंकि स्किल सेट आपका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एडमिशन लिया, तो जो पहला कदम था वो तो खैर सीखने की ओर ही था, कि आकर यहाँ सीखूं पहले, समझूं, उसके बाद मतलब जैसे अगर कहूँ तो वो चकाचौंध से भ्रमित होकर नहीं आया था, कि पता था कि आना है और काम करना है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लो और फिर उस पे काम करने की कोशिश करो जैसे कर सकते हैं। तो पहला कदम तो वैसे, फिर चीज़ें बनती गई, जुड़ती गई। हाँ, क्योंकि आपका किरदार जो है उसे देख के और भी युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिलता है, यूथ मोटिवेट होता है कि जयपुर राजस्थान जैसे शहर से निकल के और अगर एक स्टारडम की तरफ जो कदम बढ़ते हैं, और अभी तो बहुत पूरा आसमान अभी आपको नापना है, उड़ान बहुत लंबी भरनी है, अभी तो चल रहे हैं हम उसकी तरफ। तो एक मोटिवेशन है यूथ के लिए आपका जो किरदार है। तो रंग रसिया की अगर मैं बात करूं तो रंग रसिया की जब लॉन्च हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो जयपुर के एक होटल में हुई थी, राजमहल में, जी मैं भी वहां पर थी कोइंसिडेंटली। तो वहां पे मैंने आपको सबसे पहले देखा था, और जी बहुत ही एक नाटकीयता के साथ उसका लॉन्च यहाँ जयपुर में हुआ था, जो देखने में जी। बहुत ही उम्दा लग रहा था, और क्योंकि हमारे अपने शहर का वो हीरो था, किरदार था, तो एक अलग रोमांच था मीडिया में भी उस वक्त यहाँ पे। रंग रसिया से आपकी एक अलग पहचान भी बनी। जी। तो उस किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रुद्र प्रताप सिंह का जो वो किरदार था, कितना डूबा हुआ था? देखिए वो डेफिनेटली वो एक लैंडमार्क शो है मेरे करियर में, और उससे मेरा रुख भी बदल गया, मेरे करियर का भी। अ, उस किरदार के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत लिखा हुआ बहुत अच्छे से था। लोग ना इस बात को कभी भी तवज्जो नहीं देते हैं, स्पेशली टेलीविजन के अंदर तो राइटर्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया जाता है, और फिल्म्स में भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है उन्हें। बट आई थिंक किसी भी चीज़ के अंदर ना 90% जो होता है वो बाकी लोगों का काम होता है, और 10% जो होता है वो एक्टर्स का काम होता है। लेकिन वो सोलो 10% एक्टर्स का काम होता है, उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होती है। लेकिन जो 90% काम होता है कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, और उसमें सबसे अहम किरदार होता है राइटर का। तो जितना अच्छा, जितने बेहतरीन तरीके से उसे, और जितने साफ तरीके से लिखा जाएगा, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और ये किरदार बहुत ही क्लैरिटी से लिखा गया था। और इस पूरे प्रोजेक्ट का ना सबसे अहम बात ये थी कि इसमें सिर्फ ना हीरो एक है, हीरोइन एक है, और उनके ऊपर ही यूजुअली हमारे जो राइटिंग होती है उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये शो के अंदर में छोटे से छोटे किरदार को भी आप याद रखते हो, इसलिए क्योंकि वो उतनी गहराई, उतनी सफाई से लिखा हुआ था। तो उनका इंटरपर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छा बनता है। सबकी बैक स्टोरीज बहुत अच्छे से लिखी हुई थी, डायलॉग्स कमाल के थे, म्यूजिक बहुत अच्छा था। तो आप आज भी टाइटल ट्रैक लोग सुनते हैं। शूट बहुत अच्छा, सिनेमाटोग्राफी कमाल की थी। तो वो सिर्फ मेरे कैरेक्टर को अलग से देखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ जुड़ के मेरा वो कैरेक्टर बना था। अगर उसमें रुद्र में, अगर ऑब्वियसली आप उसकी लिखा हुआ इतना अच्छा था, उसकी गहराई, उसकी बैक स्टोरी, और उसकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज थे उस कैरेक्टर्स के, उसको मैं साइड में रख दूँ। लेकिन अगर वो म्यूजिक उसमें ना ऐड हो तो शायद वो उतना इफेक्टिव ना हो। उसमें अगर मेरे को एक्टर जो थी सनाया, उन्होंने उसको उतने अच्छे से नहीं किया होता तो वो उतना अच्छा नहीं होता।
जो मेरे पिता बने थे उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया होता तो वो उतना अच्छा नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर, अगर वो उतने उतने अच्छे तरीके से वो एक्शन ना शूट हुआ होता, कि वो जिस स्केल पे शूट हुआ था, टेलीविजन में पहली बार किसी ने इस तरह का एक्शन भी देखा था, इस तरह के म्यूजिक देखा था, तो अगर वो सब चीजें नहीं होती तो वो उतना, उसको उतना बड़ा पायदान मिलता नहीं, उतना बूस्ट नहीं मिलता। तो सारी चीजें मिलकर उसे बनाया। बट यस, आई थिंक सबसे ज्यादा मजा मुझे जो किरदार करने में आया वो उसी को करने में आया, और इसलिए भी आया क्योंकि उसके जो मेकर थे वो राइटर भी थे शो के, सौरभ तिवारी, और ही इज लाइक काइंड ऑफ अ मेंटर टू मी। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था गुनाहों में, एंड देन वी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर दैट। तो उनके साथ में ना मेरा एक अजीब सा रिश्ता है। वो he kind of trusts me like immensely as a not just as an actor but as a friend and as whatever, as a colleague। तो उनका ना विश्वास बहुत है मुझ पे कि मैं कुछ भी दूंगा ना इसको बना के तो ये उसको पुल ऑफ कर देगा, और ये जो मैं कहना चाहता हूँ ये वो पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा किसी भी तरीके से। तो उनका वो विश्वास जो आई थिंक वो ज्यादा वर्क करता है। आई थिंक द ट्रस्ट of writer maker on the actor is what is really really important। तो आई थिंक वो ज्यादा रिफ्लेक्ट किया उस पूरे शो में, उस किरदार में। बिल्कुल, एक टीम वर्क जब काम करती है टीम, तब एक एब्सोल्युटली फूल आती है काम में। और आप जैसे कह रहे हैं कि राइटर को कोई क्रेडिट हमेशा नहीं जाता है, राइटर नहीं जाता है हमेशा वो जी। नींव नींव की ईंट और कंगूरे वाली कहानी आपने जरूर सुनी हाँ होगी, बस हाँ वो वही। नींव की ईंट का काम राइटर हमेशा करता है। हाँ क्योंकि जी। आप कहीं राइटर हैं, कहीं मैं राइटर हूँ, तो मैं इस चीज को बिल्कुल ऑब्जर्व करके बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जी राम का जब किरदार आपने निभाया, सिया के राम ने, तो कितना आपने उसके लिए स्टडी किया राम को, क्योंकि एक राम का किरदार हमारे लिए रियल हीरो हैं हमारी पूरे जी जी। हिंदुस्तान के। तो कितना आपने रामायण को पढ़ा, या किस तरह से आपने राम को अपने में राममय होना चाहा? आई थिंक इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, राम तो हम सब में होते हैं, हमें अपने अपने राम ढूंढने पड़ते हैं, सब में राम होते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा बचपन से हमने इतना पढ़ा है, सुना है, देखा है ना, कि वो हमारी संस्कृति में और हमारे व्यक्तिगत जो जिंदगी होती है उसमें भी ना बहुत गहरा असर होता है उनका। मतलब चोट लगेगी तो हाय राम बोलेंगे, किसी से नमस्ते करेंगे तो राम राम बोलेंगे। तो वो इस इतना घुसा हुआ है ना हमारे निजी, उसमें भी बोलचाल तक में घुसा हुआ है इतना श्री राम का नाम, कि उससे अलग हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वो अपने अंदर खोजना मेरे लिए ज्यादा, मेरी वो जर्नी थी ही नहीं। मेरे ख्याल से उसको अनलर्न करने की जर्नी थी, क्योंकि जितना देखा था अभी तक और जितना पढ़ा था उससे अलग एक प्रोजेक्ट, एक पर्सपेक्टिव था बेसिकली उस पूरी कहानी का। और उसके अंदर रिसर्चर बहुत कमाल के थे, इतने बड़े बड़े वो लेखक हैं। देवदत्त, मैं इसीलिए बार बार क्रेडिट देता हूँ लेखकों को फिर से कि देवदत्त पटनायक रिसर्चर थे, आनंद नीलकंठन उसको लिख रहे थे। तो वो लोग बहुत प्रगाढ़ तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इतना रिसर्च किया, इतनी किताबें उन्होंने लिखी, और सिर्फ इन्हीं के ऊपर किताबें लिखी हैं उनकी। तो उनसे ज्यादा तो ना मैं पढ़ सकता हूँ फिलहाल, ना मैं जानता हूँ शायद। तो जितना उन्होंने बताया उतना मैंने ग्रैस्प कर लिया। तो उनका रिसर्च बहुत था, और उनकी किताबें पढ़नी पड़ी। उनकी किताबें जो थी जिसके ऊपर बेसिकली शायद जहाँ से थोड़े बहुत एक्सट्रैक्ट्स निकाले थे, सीता जो उनकी किताब थी, क्योंकि देवदत्त रिसर्च उनके पर्सपेक्टिव से था पूरा, कि सीता के पर्सपेक्टिव से हम रामायण को देख रहे। तो तो आई थिंक जो अभी तक हमने पढ़ा लिखा है, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं रामायण, पढ़ते शायद कम है। 90% लोगों ने पढ़ी नहीं है रामायण, सिर्फ देखी और सुनी है। तो या तो आप जाके सुनते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तो दादा दादी के साथ चले जाते हैं आप सुनने के लिए, जहाँ पे पाठ हो रहे होते हैं, आप पाठ सुन लेते हैं। फिर या तो फिल्म में या टीवी में हम लोग ने सबने देखा है रामायण। हमने जो लोग 80-90 में बड़े हुए हैं सबने देखा है रामायण, वो टीवी पर देखा है आपने। तो बिल्कुल। तो नॉलेज जो है वो हमें वो वहाँ से आई है, पढ़ा नहीं है हमने किसी ने ज़्यादातर। तो वो गलत भी हो जाता है, और इसीलिए आई थिंक सही होना बहुत ज़रूरी था उस पूरे शो में, कि आप इधर उधर ना भटकें, और जिस तरीके से आज के जनरेशन को समझ में आए रामायण, उस तरीके से वो जो राम उनको समझ में आए वो राम आप उनके सामने रखें। तो इसलिए मैंने अपने सारे चक्षु, सब ज्ञान चक्षु बंद कर दिए थे, कि क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअलाइज इतना करते थे, क्योंकि राम तो मतलब इतना गहरा है कि आप जितना उसको इंटेलेक्चुअलाइज करते जाओगे उतना ही उलझते जाओगे उसमें। तो वो उलझना नहीं था, उसको सुलझे तरीके से करना था। तो इसलिए मैंने अपने सब बंद कर दिए थे, कोई कोई पर्सपेक्टिव, कोई परसेप्शन रखना नहीं है। जितना मेरे सामने परोसा गया है उसको, क्योंकि अनलर्न बहुत करना पड़ा, क्योंकि बचपन से इतना पढ़ा है,
इतना आपने उनको सुना है, जाना है, तो फिर एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। उस इमेज को तोड़ के अपनी एक नई इमेज बनानी थी खुद के लिए भी। और तो वो तो समझ में आ ही रहा था कि लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके दिमाग में भी इमेज होगी एक। तो इसलिए आई थिंक जो जितना था पर्सपेक्टिव, उसको अनलर्न करके जस्ट जैसा था, जो रिसर्च मिला था उसके अंदर, उसके हिसाब से उसको पोर्ट्रे किया था बस। आपसे जब भी मुलाकात होती है या बातचीत होती है या मैं जब भी आपको देखती हूँ तो एक बिल्कुल काम डाउन काइंड ऑफ कैरेक्टर मेरे सामने हमेशा बैठा होता है। कोई अ, कभी कोई गुस्सा नहीं, कभी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि अग्रेसिव है, या करता बहुत बड़े बड़े काम है लेकिन वो नजर नहीं आते हैं। तो हमेशा ऐसा ही रहते हैं आप, एकदम अरे चुल काम तो मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ काम तो। अब शायद ओवर द इयर्स हो गया हूँ। मैं बहुत ही मैं अग्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, वेरी इम्पल्सिव था मैं बहुत। अग्रेसिव कभी भी नहीं था, इम्पल्सिव बहुत था, इम्पल्सिव था। और वो मेरे अंदर ना बहुत रेस्टलेसनेस थी एक, उसको मैं वैसे कह सकता हूँ, क्या वाज अ वेरी रेस्टलेस चाइल्ड बचपन से, आज भी हूँ। बट मैंने शायद वो रेस्टलेसनेस को भी चैनलाइज करना ओवर द इयर्स शायद सीख लिया है। तो वो मैं अब मैं फालतू चीज़ों में नहीं वेस्ट करता अपनी एनर्जी। आई लाइक टू कंजर्व इट, और उसको मैं चैनलाइज करता हूँ सही जगह पर, सही तरीके से, जो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हो। पहले तो क्या, बचपन में तो इतनी अक्ल होती नहीं है, तो बस कहीं पे भी फैल जाता था वो। तो अभी अभी नहीं, अभी हाँ ऑब्वियसली ओवर द इयर्स। और अब जैसा आपने बोला कि काम करते हैं दिखता है, तो काम ही दिखना चाहिए। काम मुझ में नहीं दिखना चाहिए, काम में मैं दिखना चाहिए। तो वो वो ज्यादा। नजर आता है। जी। हम आपकी कविताओं की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो खेजड़ी का किरदार है, खेजड़ी कैसे आया जीवन में, कैसे आपने उस फिल्म को कोशिश की, और एक बहुत ही उम्दा कोशिश थी वो, एक राजस्थान से जुड़ी कहानी, आपका किरदार उसमें और जो अदाकारी थी वो बहुत काबिले तारीफ थी। जी। कैसे उस सारी चीज का सीन बना और कैसे खेजड़ी बन के सामने आई? अ, खेजड़ी एक शॉर्ट स्टोरी पे बनी हुई थी, और वो शॉर्ट स्टोरी लिखी थी किरण सिंह जी ने, वो लखनऊ में रहती हैं। वहाँ पे एक शिक्षिका हैं और राइटर हैं, बहुत उम्दा राइटर, बहुत कमाल की कहानियाँ लिखती हैं वो। उनकी ये कहानी हंस में छपी थी, और शायद पापा ने कहीं पढ़ी थी, तो उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने मुझे भेजी, उन्होंने ऑनलाइन कहीं पढ़ी, फिर तो उन्होंने मुझे वो लिंक भेजा कि तुम पढ़ो इसे, बहुत अच्छी कहानी है। और मैं ये बात कर रहा हूँ आई थिंक 5 6 6 से 7 साल पुरानी बात। तो उन्होंने मुझे वो लिंक भेजा, मैंने पढ़ा, तो वो मेरे जहन में रह गई कहानी। फिर मैंने वो अर्चना के साथ में शेयर की, तो अर्चना को भी बड़ी पसंद आई। तो फिर और जब मैं उसको उनको मैंने दिया पढ़ने के लिए, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक स्क्रीन प्ले बन चुका था, क्योंकि वो लिखा हुआ इतना अच्छा था कि आप मेरे जहन में एक कहानी विजुअली चल चुकी थी। तो जब उनको सुनाया मैंने, तो उनको सुना कि मेरे हिसाब से ना, मुझे एक विजुअल वर्जन ऐसा दिखता है इसका, ये ऐसी होनी चाहिए। सो जब अर्चना ने सुना, तो उसको भी लगा कि इसको अगर पहली फिल्म करनी है आपको, दिस शुड बी अ फर्स्ट फिल्म, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हमारा दोनों का रुझान भी ऐसा रहा है कि हम अच्छी कहानियां, जैसी कहानियां नहीं सुनी लोगों ने, अ, हमारी अपनी पृष्ठभूमि की कहानियां, हमारे अपने लोगों की कहानियां, हमारे अपने परिवेश से निकली हुई कहानियां, और इतनी हैं, मतलब रीजनल राइटर्स इतने कमाल के हैं हमारे पास, हर स्टेट में। शायद क्योंकि उनका साहित्य लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि एक तो रीजनल भाषा में होता है, या कभी कभी हिंदी में अनुवाद होकर आता है, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है, और जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि एक हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदी साहित्य ही नहीं पढ़ते, इंग्लिश सब जगह हम्म। पहुंच जाता है। सो उसी का अगर हम लोग इंग्लिश अनुवाद कर दें, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। बट देन इट लूजेज इट्स एसेंस, क्योंकि वो जो मज़ा आपको वो उस भाषा का आता है ना, उस रीजनल लैंग्वेज का जो मज़ा आता है, जब वो लोग, तो आपको लोग दिखते हैं, आपको वो परिवेश समझ में आता है, आपको आप उस जगह में ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस जो भी स्टेट है उसमें, जो भी लिखा गया है, जिस भी स्टेट में लिखा गया है। सो आई थिंक वो लिखा हुआ वैसा था। और जब वो लिखा हुआ था यूपी की पृष्ठभूमि पर, क्योंकि वो लखनऊ के थे, उन्होंने वहाँ से उसके हिसाब से लिखा था। पर जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे राजस्थान दिख रहा था, क्योंकि शायद मेरे विजुअल्स वहाँ से आते हैं, क्योंकि मैं वहीं मैंने पूरा अपना बचपन बिताया है, और गांव सब एक जैसे ही होते हैं। पर हम्म। मुझे विजुअल्स राजस्थान के आ रहे थे। तो जब मैंने सुनाया, पढ़ाया, तो जब मैंने बनाना शुरू किया उसको, तो वो राजस्थान दिखा मुझे पूरा उसके अंदर। और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई कि हमने सोचा कि इसे स्क्रीन प्ले में तब्दील करते हैं, इस पे फिल्म बनाएंगे। और वो हमने 3 4 साल हमारे साथ रही वो फिल्म, मतलब वो कहानी।
तो हमने 2 साल तक तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया, क्योंकि मैं लगातार बिजी भी था, शूट चल रहा था मेरा लगातार। पहले मैं सिया के राम कर रहा था, उसके पहले मैं अपना रंगरसिया में बिजी था, झलक में बिजी था। तो समय की वजह से भी, और दूसरा कि हम लोग ऑब्वियसली वी आर फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, हम लोग बाकी काम बहुत कर रहे थे, छोटा छोटा प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, बट देन वी आर फर्स्ट टाइम आप फिल्म लेकर जाते हो फ्लोर पे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो वो उस तैयारी में समय लगा, उन लोगों को ढूंढने में समय लगा जो इस तरह की इस कहानी में बिलीव करते हो। तो कमाल की बात ये थी कि एक भी आदमी इस पूरे फिल्म में जिन्होंने काम किया क्रू में ऐसा नहीं था जो पैसे के लिए आया था। एवरीबडी केम ऑन बोर्ड, उनको ये कहानी कहनी थी बस। सो आई थिंक जब वो टीम मिलना बहुत ज़रूरी होता है जो उस कहानी में विश्वास करे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम ना हायर कर लेते हैं, टीम टेक्नीशियंस को हायर कर लिया जाता है और वो कहानी में विश्वास नहीं रखते हैं कहने में, उनके लिए वो काम होता है। आप पैसा तब राइट। भी दे रहे हैं, आप पैसा तब भी दे रहे हैं, पैसा तो आपको देना ही एट द एंड ऑफ द डे, बट उन्हें मजा आना चाहिए वो कहानी कहने में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, काम है लेकिन आर्ट फॉर्म है। तो वो आर्ट फॉर्म आई थिंक विदाउट पैशन जहाँ पे कमी होती है ना, वहाँ पर आपको नजर आ जाता है सामने स्क्रीन पर कि ये काम किया गया है, अच्छा काम है लेकिन काम है। तो आई थिंक वो डिफरेंस समझ में आ जाता है स्क्रीन पर। तो आई थिंक वो कहानी ऐसी थी और सब जुड़े साथ में, और ऐसे इट वो बस बन गई वो, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने बनाने की कोशिश की, बस वो बन गई। बिल्कुल, ये बात बहुत सच है कि जो कला होती है ना, वो इट्स रिलेटेड टू गॉड, और इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जब हम यस यस। कला से जुड़ के हम काम करते हैं, भले हम लिखते हैं, भले हम गाते हैं या डांस करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें मेडिटेट करती हैं, और वो जब काम के रूप में सामने आती है तो वो मेडिटेशन के पॉजिटिव वाइब्स उस काम में नजर आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। तो अब आपकी कुछ कविताएं मैं कभी कभी पढ़ती हूँ ट्विटर पे, जब जी आप जब भी पोस्ट करते हैं, और कुछ वीडियोस भी मैंने देखे, तो जो कविताओं की बात है, जी। वो कब आपने लिखना शुरू किया? और दो तीन कविताएं मैं आपसे सुनना चाहूंगी आज। अम, अब ऐसे तो याद नहीं मुझे मैंने लिखना कब शुरू किया, क्योंकि अ, कभी ऐसा समय का मैंने कभी ट्रैक ही नहीं रखा कि एक्टिंग कब करनी शुरू की तो मैं याद करूं अच्छा तब की, या लिखना कब शुरू किया तो याद करूं अच्छा तब किया। अब वो आई थिंक बस वो होता गया, वो कभी कभी बस विचार आते गए। उन्हें पहले थोड़े अधपके थे, बाद में क्योंकि जितना पढ़ता भी गया तो समझ भी आने लगा, थोड़ा व्याकरण समझ में आने लगी उसकी, कि हाँ इस तरह से लिखा जा सकता है, ये तरीकों से लिखा जा सकता है। फिर आफ्टर पॉइंट समझ में आया कि सारी व्याकरण बेकार है, अपने शब्दों को अपने तरीके से लिख दो, वो सबसे अच्छा होता है। और पिताजी की इतनी सारी, क्योंकि घर में जब बड़ा हो रहा था तो घर में बहुत माहौल है, पिताजी किताबें लिखते थे, पढ़ते थे इतनी, मैंने आज तक मेरे पिता को कभी बिना किताब के सोते हुए नहीं देखा है। मतलब वो एक किताब ऐसा छाती पर पड़ी रहती है और वैसे सोते हैं, मेरे को इमेज वही आती दिमाग में आज भी, जब वो सो रहे हो वैसी इमेज। तो वो साड़ा टेढ़ा दिमाग ऐसे कहीं आए और यहाँ पे एक किताब रखी हुई है। सो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है, और आपने उस वजह से मैंने पढ़ा भी बहुत बचपन में, तो किताबें बहुत थी घर में, तो खेलने के लिए किताबें थी, तो पढ़ पढ़ के सीख गया आई थिंक ज़्यादा तो मैं। और उसके बाद में आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू सी लाइफ, अपने आसपास चीज़ों को, लोगों को आप देखते कैसे हो, उन्हें जज कैसे करो। मैं ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं लिखता हूँ, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं लिखता हूँ। आई राइट मोर अबाउट मैं दुनिया को कैसे देखता जीवन हूँ। से, हाँ, जीवन से जुड़ी हाँ बातें होती हैं, जो आसपास जी देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो आप लिखते हैं। जी। मैं जब भी पढ़ती हूँ तो वही सारी हाँ चीजें जी। उनमें नजर आती हैं। जी, और लोगों को ऑब्जर्व करना मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब अगर उससे कहें तो साइकोलॉजी वो ज़्यादा मुझे इंक्लाइन करती है, शायद इसलिए भी क्योंकि एक्टर हूँ तो वो एक इंक्लिनेशन है लोगों की साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी था, वो किताबें पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं जो लिखता हूँ उसके अंदर, मतलब उस लिखावट को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और एक और चीज़ है जिसको, वो तो मेरी ज़िद है खैर, कि मैं हिंदी में ही लिखूँगा। तो अ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैंने पहले भी जब लिखता था स्कूल में, तो मैंने वो इंग्लिश में बहुत लिखने की कोशिश की थी, करता था काफ़ी, और वो इंग्लिश में लिखा भी छपा भी, बट पता नहीं मेरे को ना तसल्ली नहीं होती थी
एक तो आई थिंक मैं उसमें अच्छे तरीके से कन्वे भी नहीं कर पाता हूँ खुद को, जितना मैं हिंदी में कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हिंदी ज़्यादा शायद इसलिए, तो जो शब्दावली है वो ज़्यादा अच्छी है हिंदी की। और प्लस पहला थॉट तो हिंदी में ही आता है जहन में, फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। तो आई थिंक उस वजह से ना, और दूसरा ये कि जो हिंदी की तौहीन हो रही है ना आजकल, उससे मुझे बड़ी कोफ्त है कि ये जो एक पैरामीटर बना दिया है ना कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप शिक्षित ही नहीं है, मतलब शिक्षित होने का पैरामीटर इज नोइंग इंग्लिश। तो वो जो पैरामीटर है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता है, वो उससे मुझे थोड़ी तकलीफ है कि आप शिक्षित होने का कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश आने से या ना आने से, और आप हिंदी में भी शिक्षित होते हैं, हिंदी में आप बहुत बेहतरीन लिखते हैं, बहुत बेहतरीन लिखा गया है। और ये जो एक बी ग्रेड सिटीजन का जो स्टेटस मिला है हिंदी को, उससे मुझे थोड़ी तकलीफ है। और आई रियली वांट टू फाइट कि अगर, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अमिताभ बच्चन जो है वो हिंदी में लिखते हैं हमेशा, उनके वर्सेस होते हैं वो हिंदी में ज़्यादा लिखते हैं हमेशा, तो अननोइंगली लोगों पे एक प्रभाव पड़ता है कि अरे इतना बड़ा आदमी हिंदी में बात कर रहा है, हिंदी में लिखता है। फिर आयुष्मान है, वो हिंदी में बहुत लिखते हैं, तो वो अच्छा लगता है, लोगों के ऊपर असर पड़ता है। इससे ना यूजुअली क्या होता है, यंग जनरेशन ना स्टार्ट्स लुकिंग अप टू द लैंग्वेज बेसिकली, कि हाँ ये लोग अगर हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, तो शायद हम भी कर सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। वो अननोइंगली ना उनके ऊपर असर आ जाता है। तो एक वो भी वजह है कि मैं ज़्यादा लिखता है तो हिंदी में लिखूंगा सब। बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि मैं भी हिंदी में लिखती हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है जी। कि हिंदी जो है वो हमारे सोच समझ विचारों की और सपनों की भाषा है, क्योंकि मुझे तो सपने भी हिंदी में ही आते हैं। हाँ जी। तो इस किरदार को अगर हम मोदी जी के किरदार में ऐड करें, क्योंकि अभी वो राष्ट्र हीरो के रूप में हम सभी उनको देखते हैं, प्रधानमंत्री जी। जी हमारे, और आपने एक वेब सीरीज उनपे की है, जी। जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। तो कितना प्रभाव आप मानते हैं कि, क्योंकि हिंदी सिनेमा में काम करने वाले लोग ही हिंदी की तौहीन कर रहे हैं इन दिनों, हम ये भी देखते हैं। जी। अगर वो हिंदी को उठा लें तो फिर कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है कि हिंदी बी ग्रेड में जा रही है। वो जरूरत जी। ही नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि स्क्रिप्ट होती है वो भी इंग्लिश में होती है, हाँ हाँ। बातचीत होती है, कन्वर्सेशंस होते हैं वो उनकी अंग्रेजी में होते हैं, उनको हिंदी जी। बोलने में एक संकोच लगता है, जबकि जी। डायलॉग हिंदी में होते हैं, और जिन डायलॉग से वो लोगों के दिलों में उतरते हैं वो हिंदी में होते हैं। जी। लेकिन जी। वो उसके बाद जब रूबरू होते हैं तो वो इंग्लिश बोल के अपनी, वो खुद की तौहीन कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। मैं फिर से सवाल पे आती हूँ कि जो मोदी जी की जर्नी आपने की वेब सीरीज में, जी। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एक प्रधानमंत्री जी का किरदार आपने निभाया, एक सबसे बड़े हीरो हमारे देश के अभी वो माने जा रहे हैं। जी। कितना डूबे आप उस किरदार में, और कितना उसको अपने आप को जज कर पाए कि हाँ ये मैंने ठीक किया। आ, वो तो आई थिंक देखने वाले बता सकते हैं कि मैंने कितना ठीक किया। मेरे डायरेक्टर को तो ठीक ही लग रहा था जब मैंने किया, तो आई थिंक मेरे लिए तो उस वक्त पैरामीटर वही था कि मेरे डायरेक्टर को पसंद आ जाए, तो उमेश जी को पसंद आया जो मैंने किया। और आई थिंक क्योंकि जो रियल लाइफ कैरेक्टर आपके सामने जिंदा हो और आपके सामने आप उन्हें हर दिन देख रहे हो, तो उस तरह के किरदारों को ना प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास में डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट होता है कि आपके सामने एकदम सामने एग्जाम्पल है कि अब मैं इससे मिला के देख सकता हूँ सही है या गलत है। बट मेरे लिए फ़ायदा ये था कि जो हम कहानी कह रहे थे वो उनके आज की कहानी नहीं है, तो वो उनकी उस समय की जर्नी की कहानी थी पूरी, जो जब वो बन रहे थे एक यंग, एक नौजवान, कैसे छोटे से एक बहुत ही पिछड़े मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से आता हुआ एक इंसान की जर्नी, राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने तक की जर्नी, और इतने बड़े देश के, मतलब विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वो प्रधानमंत्री हैं। तो अ, अपने आप में अगर उसे उस जर्नी को सिर्फ ऐसे ही देखें, सुने सिर्फ इस बारे में, तो बड़ा अप्रत्याशित लगता है। ऐसा लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सुनने में भी इतनी ड्रामेटिक है कि आप उसको कहना चाहते हो। और हमने जो कोशिश की थी ना, वो सिर्फ ये की थी कि उस समय एक व्यक्तित्व कैसे बना होगा जो आज हम देखते हैं, वो ऐसे पैदा तो नहीं हुए थे ना, बच्चे थे, छोटे थे, जवान थे, जवानी में कुछ चीज़ें की, कुछ इन्फ्लुएंसेस हुए, कुछ लोग ज़िंदगी में आए जिनसे सीखा, ज़िंदगी से सीखा, एक सोच बनी बीच में। मतलब कितने अच्छे उनके वो पड़ाव थे कि छोड़कर सन्यासी बनने चले गए।
अब उस जर्नी में उन्होंने क्या खोजा अपने अंदर, क्या नहीं खोजा, वो एक सेल्फ डिस्कवरी वाली जो एक जर्नी थी। तो हम सिर्फ उनकी एक एक ऐसे नौजवान की कहानी कह रहे थे जो बन रहा था उस व्यक्तित्व में जिसे हम आज देख रहे हैं। तो और वो मज़ा भी इसलिए बहुत आया क्योंकि वही उन्हीं जगह, एक्चुअल उन्हीं जगहों पर जाकर हमने वो शूट शूट किया जहाँ वो पैदा हुए, उस गांव में जहाँ वो खेले कूदे बड़े हुए, स्कूल गए उस गांव में। उन एक्चुअल जो उनके दोस्त थे जो आज भी हैं बचपन के, वही लोग हमारे साथ में काम कर रहे थे, उन्हीं से बातचीत की, उन्हीं के साथ में रहे। तो उन्होंने बहुत सारा इंसाइट दिया कि वो बचपन में थे कैसे। तो ज़्यादा उन मतलब मिमिक्री नहीं करनी थी उनकी, हम मिमिक्री नहीं कर रहे थे। हम बस उनको उनका जो जहन के अंदर जो चल रहा था उस समय उनके, और वो व्यक्ति बने कैसे उस तरह के, उस व्यक्तित्व की जो बनने की जो जर्नी थी, हमने खाली उसको इम्बाइब करने की कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा। तो या आई थिंक ठीक ठाक सा काम हो गया, लोगों को मजा आया। अर्चना कब आपके जीवन में आई? क्योंकि राजस्थानी छोरा जब बाहर हीरो बनने के बाद शादी की बात करता है माँ बाप से, तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो ही जाता है। नहीं, वो आपके मैंने साथ आपको भी बताया ना आपके कि साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे माँ बाप ने आई थिंक उन्होंने उम्मीद छोड़ रखी थी पहले से ही मुझसे। उन्होंने हथियार डाल दिए थे मेरे सामने पहले ही कि ये वैसे ही नहीं सुनने वाला है किसी की। तो आई थिंक मुझे ऐसी कोई, और मैंने कभी मतलब मेरा एक रिश्ता ऐसा ही रहा है मेरे माता पिता से कि उनसे मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं। मतलब अगर स्कूल में भी मेरी गर्लफ्रेंड्स थे या दोस्त थे तो वो मैं बता देता था आके घर में। तो वो ऐसे ही था बचपन से मेरा रिश्ता। मेरे सारे दोस्त घर पे आते थे, वो बड़ी गर्लफ्रेंड्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, तो वो घर पे आते थे, मैं उनके घर चला जाता था। मुझे पता नहीं, मैं आई वाज वेरी, मैं था ही ऐसा बचपन से, बड़े ओपन था मैं अपने आप को लेकर। तो उन्हें पता था कि ये, उन्होंने तो कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की लड़की मेरे लिए। तो उनको सरप्राइज था, ये लाइफ में शौक लगा कि मैंने बोला कि ये शादी करना चाहता हूँ इतनी जल्दी लाइफ में। उनको लगा था मैं 35-40 तक शादी करने वाला हूँ नहीं, और जब देखेंगे जब करेगा। और मैंने एकदम से आके बोल दिया उनको, तो उनके लिए तो शॉकिंग था। मैंने पक्का, मैंने कहा हाँ पक्का। आप देख लो क्या करना है। सो पर हाँ, था ये कि वो उनकी मर्जी के साथ में ही होना चाहिए, और उनके साथ में ही वो पहले जाने बुझे तो उन्होंने पहले मिला था अर्चना को, उन्होंने उनको एज अ फ्रेंड वो मिली थी उनसे, वो जयपुर भी आई थी, घर पे भी आई थी। तो वो जानते थे कि दोस्त है, बट ये उनको अंदाज़ा नहीं था कि मैं बोलूँगा एक दिन की बस अब तो तैयारी कर लो आप। तो उन्होंने, उनके लिए शॉकिंग था, फिर उन्होंने कर लिया फिर तैयारी। और खुश थे वो लोग क्योंकि दे वर हैप्पी कि वो, मैं अर्चना से कर रहा हूँ, किसी और से नहीं कर रहा हूँ। वो खुश थे। अर्चना भी टेलीविजन से जुड़ी हुई है, तो आप लोगों की केमिस्ट्री एज एन एक्टर, एज एन लाइफ पार्टनर अच्छी रहती होगी। तो टेलीविजन में मतलब कभी आपको वो कहती हैं कि नहीं ये कैरेक्टर आपका ठीक नहीं है, इसको यहाँ से ठीक करना है, एक गाइडेंस जो होती है वो कभी नोक झोंक में बदली है? नहीं नहीं नहीं, वो कभी इंटरफेयर ही नहीं करती है। एक्टिंग को लेकर वो कभी इंटरफेयर नहीं करती, कभी कुछ नहीं बोलती है वो उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे कितना स्पेस देना है, कितना स्पेस नहीं देना है। और वो मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं जितना खुद पे ट्रस्ट करता हूँ एज एन एक्टर, वो ज़्यादा करती है। तो वो बोल देते हैं हाँ कर लोगे, उसके बाद मैं क्या बोलूँ, खुद ही कर लोगे तुम। सो वो कभी भी एक्टिंग को लेकर कभी उन्होंने ना कभी कुछ बोला है, ना वो इंटरफेयर करती है। मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं किस तरह से कर रहा हूँ, वो हार्डली तो मेरे एपिसोड्स ही देखती है। मतलब आई थिंक उसने ट्रेलर्स ही देखे होंगे या प्रोमोज ही देखे होंगे मेरे शोज के, उसने एपिसोड्स भी नहीं देखे हैं ज़्यादा कभी। वो अपना जो उसको देखना होता है वो देखती है। और वो एनीवेज हम लोग टेलीविजन कम ही देखते हैं, तो वो उसको वो राय देने वाला लायक रहती भी नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं होता है। मुझे पूछना देखा क्या? तो तब तो बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा देखती हूँ देखती हूँ। तो वो प्रोमोस देखती है, ट्रेलर्स देखती है, उसमें उसे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है ये पुल ऑफ कर लेगा, अपने आप से कर लेगा। तो आई थिंक वो ट्रस्ट ज़्यादा है उसको मुझ पे कि हाँ, कि मेरे बिना ये अपना कर लेगा काम, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी हैव आल्सो। मैं उनको उनके काम में आज़ाद छोड़ता हूँ, मुझे मेरे काम में आज़ाद छोड़ती है। और जहाँ पर हमें इकट्ठा करना होता है वहाँ पे हम मिलके इकट्ठा काम कर लेते हैं। तो आई थिंक वी रेस्पेक्ट एक दूसरे का स्पेस। और आई थिंक वो ज़्यादा वर्क करता है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ें और अपनी राय देने की कोशिश करें कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, तब झगड़े होते हैं।
तो आई थिंक हम उनसे दूर ही नहीं, गॉड रहते हैं। ब्लेस यू। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री ऐसे ही चलनी चाहिए, और जी। ऐसे ही मेरी बेस्ट विशेस हैं। एज एन राइटर, आपकी किताब कब आने वाली है, वो बताइए। वो आप बताएंगी। बिल्कुल, ये जल्दी डिस्कस करेंगे फिर तो हम। उसका जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं अभी से मैंने आपको बोला था ना कि मुझे इकट्ठा करते करते समय लग जाएगा। तो बस आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए और मेरे हाथों में दे जी दीजिए वो सारी चीजें, फिर आ जी जाएगी जी बिल्कुल। फटाफट। और इसके अलावा जो ड्रीम रोल्स हैं, अभी क्या सोच रखा है आपने, क्या तय किया है कि ये करना है अभी? नहीं, ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि कोई रोल पर्टिकुलरली मुझे करना है, बट बहुत सारी कहानियां हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, उन कहानियों को लेकर आना है हमें आगे। और काम अभी जिस तरह से ये सब माहौल बन गया है, चल रहा है, अगर ये माहौल नहीं होता तो शायद और प्रोसेस अलग तरीके से होता, पर अब फिर से उसे ऑल्टर करके फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि सब ऊपर नीचे हो गया है अभी पिछले 4 3 4 5 महीनों में। तो हम्म। वो कुछ कहानियां हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और अभी भी मतलब ये जो ब्रेक मिला हमें, थैंकफुल, इसमें हमने और कुछ कहानियों पर काम किया। सो जो जो अगर आप पूछे कि क्या करना चाहते हैं, तो उन कहानियों को बनाना चाहते हैं और उन कहानियों को सामने लाना चाहते हैं जिन पर काम शॉर्ट चल फिल्म रहा है। के और तौर पर, शॉर्ट नहीं, फिल्म्स फिल्म्स के के तौर पर। फीचर फिल्म, फिल्म्स ठीक है। फिल्म्स के तौर पर, तो वो फिल्म्स ऑलमोस्ट सब रेडी है, बट लेट्स सी अब जब लॉकडाउन खुलता है या चीज़ें वापस से नॉर्मल होती हैं, तो कितना समय लगता है चीज़ों को वापस ढर्रे पे आने में, उस पे डिपेंड करेगा। तो लेट्स सी कब आती है वो, बट हाँ कुछ हैं कहानियाँ जिन्हें कहना चाहते हैं। फिलहाल तो वही है जहन में। फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स जो होते हैं, किसी भी फिल्म हम्म, के प्रमोशन में या किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग वहां पे होती हैं, और हम्म, आपकी जो खिचड़ी भी है, तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ट्रैवल किया उसने भी। तो ये जी। फेस्टिवल किसी फिल्म को प्रमोट करने में और उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने में कितना अहम किरदार निभाते हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक इंडी फिल्म्स के लिए तो बहुत वरदान की तरह साबित हुए हैं फिल्म फेस्टिवल्स, क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एग्जीबिशन तो मिलती नहीं है, मतलब वो तो 100% तय है कि एग्जीबिशन तो मिलेगी ही नहीं, अगर अनलेस किसी बड़े फिल्म मेकर को या बड़े किसी को फिल्म पसंद आ गई और उन्होंने अपना नाम जोड़ दिया उसके साथ, तो शायद तब भी लिमिटेड रिलीज मिल जाता है आपको, तब भी फुल एग्जीबिशन तो नहीं मिलता। तो वो तो खैर एक लड़ाई बेचारे छोटी फिल्मों की सदा से रही, सदा रहेगी, वो खैर एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है। पर फिल्म फेस्टिवल जो है, जैसा मैंने कहा, ये उन तरह की उस फिल्मों को और ऐसी कहानियों को, जो कहानियाँ शायद अ, जैसा लोगों ने लेबल कर देते हैं कमर्शियल नहीं है ना, तो लेकिन वो कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वो कहानियाँ बहुत उम्दा होती हैं, फिल्म बहुत उम्दा होती हैं, क्योंकि बहुत दिल से बनाई गई चीज़ें होती हैं वो, और पैशन, दिल, मतलब बिना पैसे के और सिर्फ आत्मा से बनाई हुई फिल्में होती हैं वो। तो ऐसी फिल्मों का आई थिंक को एक प्लेटफॉर्म जो फिल्म फेस्टिवल्स ने दिया अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया भर में जो फिल्म फेस्टिवल्स ने एक आई थिंक मतलब एक वरदान, जैसे मैंने बोला, वरदान की तरह हुए हैं इन ऐसी फिल्मों को लेकर ये भी। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हमारे हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में पहले बहुत कम थे फेस्टिवल्स, अब बढ़े हैं, और अच्छे फेस्टिवल्स हैं जो ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि अराउंड द वर्ल्ड सिनेमा को यहाँ लाकर प्रदर्शित करते हैं। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे ऑडियंस के लिए भी कि वो इन फेस्टिवल्स में जाएं और इस तरह की फिल्मों को देखें, इस तरह के सिनेमा से एक्सपोज हों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना फिल्म और सिनेमा का एक एक मतलब बन गया है, क्योंकि जो हम कमर्शियल बड़ी फिल्में देखते हैं, लोग सिर्फ उसे ही सिनेमा समझते हैं, उसे ही कहानी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में इससे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और कमाल की कहानियाँ कही जा रही हैं। तो जब वो आपके सामने आती हैं, स्पेशली यंग लोगों के सामने आती हैं, तो वो एक अलग तरीके से आपको कहानी, सिनेमा, आर्ट फॉर्म के बारे में बताती है कि इस तरह से भी काम होता है। और आई थिंक वो इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिवली करते हैं नए माइंड्स को। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है एक्सपोजर के लिए, फिल्म की एक्सपोजर के लिए भी और ऑडियंस के एक्सपोजर के लिए भी, तो आई थिंक वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। अब और आप खुद इतना बड़ा फेस्टिवल चलाती हैं,
तो आई एम श्योर आपको समझ में आता ही होगा कि जो छोटी फिल्में होती है उनके साथ कितनी मुश्किल होती है उनको, कि कोई तो देख ले आके 4 ऑडियंस इकट्ठी करना ही मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाना, और ऑडियंस को अच्छी कहानियाँ देखने की एक जगह मिल जाना, और एक 3-4 दिन के प्रोग्राम में आप दुनिया भर के हर तरह का सिनेमा आप देख पाते हैं, हर तरह की कहानियाँ आप देख पाते हैं, और उसमें लोग भी आते हैं, फिल्म मेकर्स आते हैं अपनी फिल्मों के साथ में, उनसे जुड़े हुए लोग आते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो सीखना, आई थिंक विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है वो बजाय। ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हाँ, लर्निंग लर्निंग जो होती है इनफैक्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि हाँ, जैसे जो हमारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसका जो जी प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, 6 साल हो गए उसे बनाए हुए। और जी मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि 5 सालों में 5 स्टूडेंट्स राजस्थान के ऐसे निकले हैं, इंटर्नशिप करी जिन्होंने हमारे फेस्टिवल के साथ, वो इंडस्ट्री में आज कहीं ना कहीं एज एन असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू कर चुके हैं। जी जी जी। तो ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि यही मोटो लेके हमने अपना फेस्टिवल शुरू किया था कि जी। राजस्थान में शूटिंग बहुत हुई है फिल्मों की, हाँ क्योंकि हाँ बहुत हाँ। खूबसूरत जगह है राजस्थान, जी जी, यहाँ पर्वत बिल्कुल भी है, बिल्कुल। नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, सब सब कुछ कुछ है। नजर आता है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी स्टडीज नहीं है जो फिल्म बनाने के लिए यस चाहिए। यस यस, करेक्ट तो करेक्ट। स्टूडेंट को एक कनेक्टिविटी मिले, उसके लिए हमने इस फेस्टिवल को शुरू किया, और सोसाइटी को एक सोशल कंसर्न रिलेटेड फिल्म्स मिले नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, इसलिए हमने जी ये फेस्टिवल शुरू किया। और हमें खुशी है कि इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया, नॉट ओनली नेशनल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल इंडस्ट्री हमारे साथ काफी कनेक्टेड है। खिचड़ी जैसी फिल्में और भी, मतलब हर तरह की, हर सब्जेक्ट वाइज फिल्में जी को जी। हमने स्क्रीन किया, और ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया और देखा उन फिल्मों को, वो सबसे अहम वही बात ज़्यादा है। ज़्यादा बिल्कुल, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा सिनेमा हमें सिनेमा हॉल में देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और वो कहानियाँ आती शॉर्ट ही नहीं है फिल्म, सिनेमा घरों वो तक। कहानियां नहीं आती हैं, और शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ हाँ जी जी। सेलिब्रिटी या फिल्म मेकर्स उनकी कहानियों को, 2 मिनट की, 5 मिनट की फिल्मों को देखें। तो एब्सोल्युटली। वो भी जरूरी है, बहुत मोटिवेशन ज़रूरी जरूरी है लाइफ में। और अब आखिर में जाते जाते मैं आपसे कविता सुनूंगी, और फिर है। इस प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। कविता? ओहो! क्या सुनाऊँ मैं आपको? मैंने छोट शेर सुनाता हूँ आपको, 2-3 छोटे-छोटे, ऐसे ही आज ताज़ा-ताज़ा लिखे हैं मैंने। अ अ, मेरे बहुत फ़ेवरेट शायर हैं जॉन ऑलिया, उनको बहुत सुनता हूँ मैं, तो उनको डिवोटेड है मेरा शेर। उन जिस तरह से वो लिखते थे, तो उनको डिवोटेड है कि तुम आओगी पता था मुझे, तुम आओगी पता था मुझे पर पाओगी क्या? तुम आओगी पता था मुझे पर पाओगी क्या? एक खाली मकां और कुछ अधूरे फ़लसफ़े। बहुत बहुत। दूसरा एक शेर सुनाता हूँ। मेरी नींद अब मुझसे हमनवा नहीं होती, मेरी नींद अब मुझसे हमनवा नहीं होती, हमनवा जो था वो किसी और का ख्वाब हो गया। जॉन एलिया वाकई में बहुत ही उम्दा, 2-2 लाइन में बहुत जिंदगी की बातें कहे जाते हैं। हाँ जी। और एक कविता आपको सुना देता हूँ मैं, चलिए यार, हाँ, सुनाइए। कविता सुनाता हूँ। ये जो अभी सब माहौल घटा 1-2 महीने पहले, जो सब मज़दूर वापस घर गए, अ, जो घटा उस समय हमारे देश में, उसके ऊपर लिखा था। बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, माँ का इलाज नहीं, बहन का ब्याह करना है, ब्याज है चढ़ता जाता, असल तो कभी पहुंचा नहीं, रोजी का कोई ठोर नहीं, बच्चे भूखे हैं, खेत खलियान सूखे हैं, आजा मेरे पास सब दिलाऊंगा, आजा मेरे पास सब दिलाऊंगा, रोजी भी रोटी भी, बस तेरा बदन गलाऊंगा, दूंगा आसरा किसी सड़क किनारे, दूंगा आसरा किसी सड़क किनारे, सड़क भी वो तुझ ही से बनवाऊंगा, सौदा है भाई देख, सौदा है भाई देख, बम फटे या पुल गिरे, तुझको ही मरवाऊंगा, ये तो बस ब्याज भर है, ये तो बस ब्याज भर है, असल में
तो लहू तेरा पी जाऊंगा। आपदा आएगी कोई जब, सबसे पहले तुझे ही भगाऊंगा। मैं शहर हूँ मजदूर मेरे, मैं सदा दूर ही से लुभाऊंगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये जो टाइम है, कोरोना का टाइम, इसने बहुत कुछ सिखाया है और एक अलग ही दुनिया हम सभी को दिखा दी है। उम्मीद है जी कि अच्छे दिन हम सबके जीवन में फिर से आ जाए। जी जी, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, आना ही होगा उन्हें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आशीष आपसे बात करके। और जी मेरे सभी ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं या इस शो को इसके बाद भी देखेंगे, कल ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा, तो उन सभी को भी राइट मैं राइट। थैंक्स बोलना चाहूंगी कि हमारा जी आपने जो हमें सुनने के लिए जो टाइम स्पेंड किया, उसके लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद। माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल, और थैंक यू सो मच आशीष, टू यू। टाइम स्पेंड करने के लिए आपसे बातचीत बहुत पॉजिटिव रही और एनर्जेटिक रही, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। और अब जल्दी जब जयपुर आऊंगा तो हम फिर चाय पर मिलेंगे। पक्का। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।